इशाक डार एज ए वजीर खारजा राइट फ्रॉम द डे वन, ये जब से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो कमाल आ रहा है। बहुत अच्छे तरीके से वजारत खारजा एज ए होल इस इवेंट, इस पूरे इशू को हैंडल कर रही है। उससे जो भी तेल गुजरना है, जो ये पावर लाइन है, ये सारा का सारा चाइना को जाना है कि जो ईरान ने चाइना को भी ऑन बोर्ड लेने का कहा है। एक तसल्ली ये होती है कि पाकिस्तान इतनी अच्छी तरीके के साथ मामला को डील कर रहा है, इसको खुलना तो है और इस खुलने के बाद इससे दुनिया पूरी लिंक्ड है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। इशाक डार साहब का बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट हुआ चाइना के अंदर और ये कितनी अहमियत का हामिल है, और उसके बाद पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर के ऊपर 5 नुकात दुनिया के सामने रखे। सो लेट्स सी कि अब ये जो मशरिक़ वस्ता के अंदर जारी कशीदगी है, जिसमें पाकिस्तान ने अमन का बेहतरीन किरदार अदा किया, इस्लामाबाद महव मरकज़ रहा, 3 ममालिक के वज़राए ख़ारजा भी यहाँ पर आए। सो चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं, इस पर बात करेंगे। और मुल्की दाखिली सियासत से भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं जो उभर कर आ रही हैं। और फिर इस सारी सिचुएशन में जो यूनाइटेड स्टेट्स के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा बयान दाग देते हैं कि जिससे चीज़ें लगता यूं है कि मज़ीद ट्विस्ट आता चला जा रहा है। तो इन ट्विस्ट्स को और इन गुत्थियों को ज़रा आज के पॉडकास्ट में सुलझाते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे रूबरू हैं सीनियर पॉलिटिशियन, हमारे लिए इंतहाई काबिले मोहतरम जनाब खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब। रोखड़ी साहब, इशाक डार साहब की तबीयत भी नासाज और उसके बावजूद उनका चाइना का विजिट और उसके बाद मुश्तरका तौर के ऊपर हमने देखा कि 5 नुकात पेश किए गए दोनों ममालिक की तरफ से। ये चाइना का विजिट क्यों हुआ और ये अब कितनी अहमियत का हामिल है? बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ईरानियंस कोई गारंटी मांग रहे हैं और वो गारंटी चीन की है। वाकईतन ऐसा है? अरे पहली चीज के गवर्नमेंट का, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है और रियासत का जो नैरेटिव है, इशाक डार एज ए वजीर खारजा राइट फ्रॉम द डे वन, ये जब से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो कमाल आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से वजारत खारजा एज ए होल इस इवेंट, इस पूरे इशू को हैंडल कर रही है। चाहे कौमी असम्बली में स्पीच हो, चाहे इंटरनेशनल लोगों के लिए जो पैगामात हैं वो हो, एक एक चीज प्रॉपरली की जा रही है। अब इस विजिट को जो चाइना वाला है, इसको आप इस तनाजुर में देखिए कि जो हुर्मुज़ है ना, अबनाए हुर्मुज़, उससे जो भी तेल गुजरना है, जो ये पावर लाइन है, ये सारा का सारा चाइना को जाना है। इसमें चाइनीज, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, ये वो मुल्क हैं जिनको जाता है यहाँ से तमाम। ये तो चाइना एक अहम कैरेक्टर है इस सारे इशू के अंदर। तो ये 2 चीजें कयास की जा रही हैं कि जो ईरान ने चाइना को भी ऑन बोर्ड लेने का कहा है, क्या सही है? अभी तक इसका कोई एविडेंस ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात लॉजिकल लगती है। वजह क्यों? क्योंकि ईरान के तमाम तेल का जो ज्यादा बायर था वो चाइनीज तो थे, तो चाइनीज को लूप में लिया जा रहा है। अब ये तो और भी रीजंस बताई जा सकती हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि चाइनीज इस सारे इशू में एक मेन ऑन बोर्ड। और लेकिन ये जो विजिट है और विजिट के बाद के जो बयानात हैं, उससे एक तसल्ली ये होती है कि पाकिस्तान इतनी अच्छी तरीके के साथ मामलात को डील कर रहा है कि चाहे चाइनीज हैं, चाहे दीगर ममालिक हैं, वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आपका कद बढ़ रहा है। अब ये कद बढ़ने के साथ अल्टीमेटली फायदा आवाम को आना चाहिए। तो नजर ये आता है कि सारे इशू के हल होने के बाद पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन में रह जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा रोखड़ी साहब, मार्को रूबियो का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि जंग के इख्तिताम के ऊपर हर सूरत आबनाए हुर्मुज़ को खोला जाएगा, चाहे उसमें ईरान की रजामंदी शामिल हो या ना हो, ये शो करता है कि यूएस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आबनाए हुर्मुज़। तो अब आप इस सारी सिचुएशन में देखते हैं कि अगर चाइनीज भी लूप का हिस्सा बन गए हैं तो ये वाकईतन अब चीजें जो हैं वो अनफोल्ड होने का वक्त आन पहुंचे है। देखिए, कल कतर के जो अमीर हैं उनका बयान सुनिए। आबनाए हुर्मुज़ ये चीजें किसी भी एक कौम या एक मुल्क का असासा नहीं है। ये इंटरनेशनल राइट्स हैं जिनको ये नहीं हो सकता कि मैं बंद कर दूं, आप बंद कर दें। तो इसको खुलना तो है और इस खुलने के बाद इससे दुनिया पूरी लिंक्ड है। तो मार्को रूबियो का जो बयान है वो निहायत अहम बयान है। और इस सारे केस में एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है कि मार्को रूबियो का कद भी बहुत बड़ा है।
اور آنے والے دنوں میں لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ نیکسٹ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے لیے شاید مارکو ول بی دا چوائس آف ریپبلکن. تو وہ امپورٹنٹ ہے اور ابنائے ہرمز ڈیفینیٹلی کھلنی تو ہے. اور جیسے پہلے کہا کہ چائنا اس کے اندر ایک مین کریکٹر ہے اور دیگر ممالک, تو ابنائے ہرمز کھلے گی, یہ نظریہ آ رہا ہے. اچھا ایران کی اگر رضامندی شامل نہیں ہوتی, اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو جلد یا بدیر کھلنا بھی ہے, تو ٹرمپ کسی ایکسٹریم سٹیپ کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو 6 اپریل تک وہ کسی تھریٹ کی بات کر رہے ہیں یا کسی ایسے ایکسٹریم سٹیپ کی بات کر رہے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھریٹس کو کریڈیبل بنانے کے لیے مختلف اقدامات بھی لیے جا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 6 اپریل کی جو ڈیڈ لائن ٹرمپ صاحب دے رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے؟ 100% امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ ہے. ابھی تک اس کی کوئی بھی جو بات ہے وہ ہوا میں نہیں ہے. ہی از ویری ویری سالڈ آن سیئنگ واٹ ایور ہی از. اور امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا ان کی جو ایجنسیز ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ چیزیں کہہ دیں اور وہ ہو رہی ہو, تو وہ مطلب رکھتی ہیں. 6 اپریل تک دعا یہ کریں کہ یہ معاہدہ ہو جائے. اس میں ایران کا سب سے بڑا فائدہ ہے. ایران کا نقصان ہے معاہدہ نہ کرنے میں, سادی سی بات ہے. ٹھیک. اچھا, یہ جو اسلام آباد محو مرکز رہا اور اتوار کو بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں اور تمام تر نگاہیں بھی مرکوز رہیں, قطر کے اور سعودی عرب کے اور مصر کے وزرائے خارجہ بھی آئے اور بڑی امپورٹنٹ اس کو اہم کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے بعد جو بھارت کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ آوازیں اٹھی, خاص طور کے اوپر جے شنکر نے جو تمام تر معاملہ کیا اور ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے جوتیاں برسائیں, اس سے بھارت خود کو آئسولیٹڈ فیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور مزید آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں روکڑی صاحب کسی فالس فلیگ آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے بھارت کے اندر؟ میرے خیال میں بھارت نے اپنا جو ہے نا لائن سیدھی کر لی تھی پہلے. بھارت اس وقت جو پریزیڈنٹ ایرانی رجیم ہے یا جو جس کو ڈیمیج کر دیا گیا, بھارت اگینسٹ ہو چکا ہے اس کے. بھارت ایک ایسا ملک ہے جس کا آن گراؤنڈ تو اس نے کچھ کرنا نہیں ہوتا. ہم ایک ایسی جیوگرافیکل لوکیشن میں ہے کہ ہمیں آن گراؤنڈ بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ دنیا کنیکٹڈ ہے, بھارت کے ساتھ تو کوئی کنیکٹڈ نہیں ہے. بھارت تو دنیا کو بھی اگر کو بیچتا ہے تو بھارت کے مسلمانوں کو بیچتا ہے, اس کاز کو بیچتا ہے. تو بھارت اس طریقے سے آئسولیٹڈ ہے. بھارت کی جو سارے وہ اس نے نا تمام جو انڈے ایک باسکٹ میں جو رکھے ہوئے ہیں وہ اسرائیل ہے. تو بھارت کے لیے آنے والے دنوں کے اندر جو بی جے پی کا جو سٹینس ہے اور آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے, ڈیفینیٹلی اس کے لیے مسائل بہت بڑھیں گے, کیونکہ انہوں نے عرب ممالک کے اندر اسپیناچ کاروائیاں کی. یہ سارے پچھلے اس کام کے اندر انہوں نے بہت نقصان کیا دنیا کا. تو بھارت اس لحاظ سے آئسولیٹڈ ہوتا رہے گا. اور پھر ٹرمپ کی وہ جو ہے گن کی اس کے اوپر بھی مودی اور وہ ہے. تو جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے تو بھارت کے لیے مشکلات ہیں. اچھا روکڑی صاحب, ملکی سیاست کے اندر سے بھی بڑی اچھی اور انٹرسٹنگ خبریں ہیں. اور کل عدالت کے اندر یہ سلمان صفدر صاحب نے بائی دا وے کیا کیا جب ان کو کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو جو تمام تر معاملے پہ اگر آپ عمومی طور کے اوپر رائے جاننا چاہتے ہیں تو میرے پاس تو اس کا مینڈیٹ فی الحال نہیں ہے, اس کی مجھے اجازت ہو. سلمان صفدر صاحب نے کہا عدالت کے اندر, اور انہوں نے بشرا بی بی اور عمران خان کے متعلق جو تمام تر معاملہ تھا, سزا معطلی کی درخواست پر یہ دلائل تھے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو انگیج کرنا چاہیے, اور اگر آپ کو مرکزی تمام تر مقدمے کے حوالے سے معلومات چاہیے ہیں تو مجھے اس کی اجازت لینا پڑے گی. تو یہ تو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو کیا ہر معاملے کے اوپر اگر عدالت مرکزی معاملات کو چھیڑے گی تو ان کو ملاقات کی اور تمام تر چیزوں کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ I don't know, مجھے ابھی ان کا جو ایک ہوتا ہے نا, ان کا اس سارے کیس کو یہاں پہ لے کے کون چل رہا ہے اس کی بھی کوئی سمجھ نہیں ہے نا. مجھے یہ لگتا ہے, اور یہ فیکٹ ہے, لگتا نہیں ہے, ان کی اب آپس میں اتنی ڈویژن ہو چکی ہے کہ ان کا کوئی بھی جو فیصلہ ہے ان کے نہ پارلیمنٹیرینز لے سکتے ہیں, نہ کوئی ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں. لیکن روکڑی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ وکلا کے پاس کم از کم دلائل تو ہونے چاہیے نا عدالت کے سامنے رکھنے کے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انگیج ہی نہیں کیا. انہوں نے نا جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی وکلا. یس. اور انہوں نے وہ لوگ جو کہ پولیٹیکل لوگ تھے انہوں نے ان کو پھینکا اور وکیلوں کو ٹکٹ دیا, وہ وکیل اب ان کو پے بیک کر رہے ہیں. جی اچھا, یہ جو گوہر صاحب نے بیان داغا ہے کہ عمران خان کے بیٹے بھی اگر ملک پاکستان کے خلاف بات کریں گے تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. بہرحال اس بات پر تو پاکستان تحریک انصاف نے اتفاق کیا کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. سو آگے کہانی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں جو یہ بیان بڑا اہم بیان ہے, ہی از چیئرمین آف دا پارٹی.
गौहर साहब को ये मालूम है कि वो के बेटे क्या करने आ रहे हैं यहाँ पे। अब ये देखिए ना, बेटों के पास जो पाकिस्तानी पासपोर्ट जो वटेवर जो को होता है वो मौजूद है उनके पास आने के लिए, दोनों नहीं आ रहे। तो यहाँ पर आकर जो कुछ उनका एजेंडा था, वो जिस तरीके के साथ उनको जो भी जहां से ला के यहाँ पर जो कुछ करना चाह रहे थे, तो गौहर नोज दैट। तो एज ए चेयरमैन ऑफ द पार्टी व्हाटएवर ही हैज सेड कि कुछ भी नेगेटिविटी को यहाँ पर अगर हुआ तो ही विल नॉट अलाउ दैट। ठीक है, तो ये तो कंफर्म करती है बात कि वो लड़के यहाँ पर कोई फसाद करने या कोई एक ऐसा, हमें तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसलिए आ रहे थे कि वो यहाँ पर एक ऐसा कोई काम करने आ रहे थे कि जिससे इस मुल्क में उस केओस को बढ़ाया जा सके और नुकसान हो। तो गौहर साहब ने हैज सेड द वेरी राइट थिंग। तो गौहर साहब ने तो राइट थिंग कह दी, लेकिन ये आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और मैं भी, कि जो भी राइट थिंग कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उसकी कोई जगह नहीं होती। तो गौहर साहब के नाम के ऊपर काटा शाटा तो नहीं, मैंने आपके प्रोग्राम में आज से 3-4 महीने पहले भी कहा था कि गौहर के ऊपर ये कांटा लगा चुके हैं, ये उसको हटा नहीं सकते, उसकी लीगल रीजंस है। इनकी पार्टी का जो इलेक्शन है, इस सारे प्रोसेस का जो है, गौहर को हटा के दे डू नॉट हैव एनी अदर चेयरमैन, किसी और को लगा नहीं सकते। ठीक, लेकिन अगर ये ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं ना, ये जैसे बैरिस्टर गौहर है या ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, अगर ये इनको अहमियत देते तो ये आगे जाते, लेकिन इन्होंने अहमियत किसको दी? जो फसाद करे, फितना करे। अच्छा रोकड़ी साहब, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल अपने तौर के ऊपर एक्टिवेट हुई है और उन्होंने कहा है कि रिहाई फोर्स के हवाले से 10,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं और उम्मीद है कि 1 लाख का हदफ जल्द मुकम्मल हो जाएगा। उनका तो खैर 10 लाख का हदफ है, आप हंस रहे हैं, आप इस हदफ को कितना मुकम्मल होता हुआ देखिए। ये है बेसिकली फ्रॉडियों की टीम, कॉनमेंस की टीम है ये। इन्होंने ये जो कौन आर्टिस्ट एंड कॉनमेंस, ये उनकी टीम है। उससे जो इंटरेस्टिंग है, बार बार आपके प्रोग्राम की तरफ कहता हूँ कि जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज केपी में है, जो बड़ी भयानक है और नुकसानदेह है मुल्क के लिए, वो है उनका चीफ सेक्रेटरी चला वो रहा है और गेम है इस माल की। और आफरीदी जो है ये जब यहाँ से जाएगा, मैं बार बार आपके प्रोग्राम के कह रहा हूँ, तो उसकी वापसी भी हो सकता है यहाँ पे कुछ अरसे बाद इस मरगला रोड के ऊपर, मेन के ऊपर उसका भी एक बंगला हो, या एम्बेसी स्ट्रीट के ऊपर उसका भी एक घर हो, दुबई में प्लाजाज हो, कहीं फ्रांस में भी कोई होटल ले ले, तो अभी ठीक जा रहा है। अच्छा, वैसे लास्टली शेर अफजल मरवत साहब ने आपने जिक्र किया तो मुझे याद है, उन्होंने कहा कि ये किसी शॉप कीपर के तौर के ऊपर काम करते थे सुहेल आफरीदी साहब, और वापस उसी दुकान में चले जाएंगे वज़ीर आला। मैं आपको बताऊं, अगर एक आदमी केपेबल है ना, और वो कैपेबिलिटी की बुनियाद पर चाहे कहीं से भी उठ के कहीं पर पहुंचे, तो उस पर एतराज तो कोई भी नहीं कर सकता। शेर अफजल का एक अपना स्टाइल है किसी को करने के बाद। आई विल नॉट गो इनटू दैट। मैं ये कहता हूं कि आफरीदी जो कुछ कर रहा है इस वक्त, जो सुहेल आफरीदी है और जो उसका चीफ सेक्रेटरी और वो जो तमाम कर रहे हैं, ये 1 साल ये वाला गुजर गया ना, तो ये अरबपति खरबपति होंगे। ठीक, और वो कोई अरबपति कोई हलाल कमा के नहीं होंगे, तमाम का तमाम हराम और इस मुल्क को नुकसान पहुंचा के होंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब आपका। आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।